अरे दूल्हे को तो देखो, अपनी ही शादी के मंडप में लैपटॉप लिए बैठा है। बेंगलुरु शहर के सबसे बड़े होटल स्टारलाइट के बड़े से हॉल में कुछ लोगों की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया की शादी का फंक्शन इसी होटल में ऑर्गेनाइज किया गया था। शहर और वर्ल्ड के जितने भी वीआईपी लोग थे वो इस वक्त शादी में मौजूद थे। अरमान सिंघानिया शादी के कपड़ों में मंडप में बैठा हुआ अपनी दुल्हन का इंतजार करने के बजाय अपने ऑफिस का काम कर रहा था। अरमान सिंघानिया को देखकर सभी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा रहे थे कि अपनी शादी के दिन भी उसे काम से फुर्सत नहीं थी। वहीं शादी में आए हुए कुछ लोग इसे लेकर गॉसिप कर रहे थे, लेकिन धीमी आवाज में। अरे दूल्हे को तो देखो, अपनी ही शादी के मंडप में लैपटॉप लिए बैठा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास लड़की को ही अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया है, क्योंकि इसके जितना अमीर, डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम पूरे शहर में कोई नहीं है। अगर ये चाहे तो एक से बढ़कर एक अमीर लड़कियां इससे शादी करने के लिए तैयार हैं। तभी दूसरी औरत ने हैरान होकर कहा, अरे मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि अरमान सिंघानिया शादी करने के लिए मान भी कैसे गया। तुम्हें याद नहीं, 1 साल पहले एक मॉडल ने अरमान सिंघानिया को बड़ी महफिल में प्रपोज कर दिया था और अरमान ने बिना किसी की परवाह किए उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी पंडित जी की आवाज गूंज उठी, जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाया जाए। अब दुल्हन को बुलाने वाली बात सुनकर सामने खड़ी हुई एक औरत जल्दी ही 2-3 लड़कियों को लेकर दुल्हन के कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो दुल्हन वाले कमरे की ओर बढ़ी, दुल्हन के पापा ने तुरंत ही उनका रास्ता रोक लिया और हड़बड़ाते हुए कहने लगे, अरे आप लोग चलिए, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, बस थोड़ी सी तैयारी अभी बाकी है। ऐसा कहकर उन्होंने बात टाल दी और वापस से लड़कियों को नीचे शादी के मंडप की ओर भेज दिया। उन सब से कुछ दूरी पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी बड़ी ही हैरानी से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के दादाजी आलोक सिंघानिया थे, जिनके कहने पर ही अरमान सिंघानिया ये शादी कर रहा था। और क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो अपने पोते की शादी अपनी आंखों से देख सकें, इसलिए आलोक सिंघानिया ने अरमान की शादी तय कर दी थी। और शादी के लिए उन्होंने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी को चुना था। मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी का नाम प्रियंका था। प्रियंका को अरमान से मिलाया गया था और उसे बताया गया था कि अरमान की शादी प्रियंका से ही होगी। प्रियंका ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। साथ ही साथ उसकी जिंदगी में अपने कुछ सपने थे। वो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। लेकिन जितना उसने अरमान के कारनामों के बारे में सुना था, उसके बाद से उसे अरमान से काफी ज्यादा डर लगने लगा था। अरमान को लड़कियों से एक तरह से चिढ़ थी, और ये चिढ़ क्यों थी, इसके उसके अपने रीजंस थे। क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद प्यार से, विश्वास से, हर चीज से उसका भरोसा उठ चुका था, जिसकी वजह से अब उसकी जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी बन गया था। और उसी की बदौलत आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज न केवल शहर भर में बल्कि पूरे देश की नंबर 1 इंडस्ट्री थी। अब जैसे ही बिना दुल्हन के वो औरतें वापस आईं, आलोक जी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मुझे दुल्हन के कमरे में जाना होगा। वो बिना कोई हलचल किए उस कमरे की ओर जाने लगे जिस कमरे में प्रियंका यानी कि दुल्हन मौजूद थी। और जैसे ही वो वहाँ गए, उन्होंने देखा कि कमरे में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अब आलोक जी काफी हद तक हैरान परेशान हो उठे और बिना दरवाजे पर दस्तक दिए तुरंत अंदर चले गए। अंदर आकर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की का हाथ मनोज जी यानी कि प्रियंका के पापा ने पकड़ रखा था, और साथ ही साथ प्रियंका की माँ उसे मार रही थी। आलोक जी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो रौबदार और तेज आवाज में बोले, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? आलोक जी की रौबदार आवाज गूंजते ही सभी हैरानी और डर से आलोक जी को देखने लगे, और वो लड़की जिसका हाथ मनोज जी ने पकड़ रखा था बुरी तरह से रोने लगी। तभी आलोक जी फिर से बोले, ये लड़की कौन है और इसको आप इस तरह से क्यों मार रहे हैं? और प्रियंका कहाँ है?
नीचे पंडित जी दुल्हन को मंडप में बुला रहे हैं, जल्दी बताइए प्रियंका कहाँ है? अगले ही पल मनोज जी और साथ ही उनकी पत्नी सीमा जी दोनों सिर झुकाकर खड़े हो गए और सीमा जी धीमी आवाज में बोली, हमें माफ कीजिएगा सर, प्रियंका यहाँ नहीं है। आलोक जी हैरान हो गए। उनका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो मनोज तुम? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम हमारे ऑफिस में काम करने वाले एक मामूली से आदमी हो। तुम इस तरह से हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए इस वक्त इस शादी में शहर भर के सभी बड़े लोग, सभी बिजनेसमैन मौजूद हैं और तुम अब ये कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है? सच सच बताओ, क्या बात है? अब जैसे ही आलोक जी ने ये कहा, मनोज जी की पत्नी सीमा आगे आई और मासूम सी शक्ल बनाकर रोने का नाटक करते हुए कहने लगी, मैं बताती हूँ सर क्या बात है। आपके इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो रही है, इस बात को लेकर हम काफी ज्यादा खुश थे और इसीलिए हमने गांव से हमारी ननद की सनात बेटी को भी बुला लिया। बहुत समय पहले एक एक्सीडेंट में इसके माता पिता मर गए थे और ये गांव में अपनी नानी यानी कि मेरी सासू माँ के साथ रहती है। तो हमने सोचा कि ये शादी में आएगी तो कुछ फंक्शंस में हाथ बटाएगी और इसने वैसे ही सारे काम भी किए। हल्दी मेहंदी हर एक फंक्शन में इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन आज जब हमने इसे प्रियंका को लेने के लिए भेजा तो इसने आकर बताया कि प्रियंका तो यहाँ है ही नहीं, वो तो भाग गई है। हमें पूरा यकीन है कि इसी लड़की ने प्रियंका को भगाया है। ऐसा कहकर सीमा आस्था पर इल्जाम लगाने लगी। मासूम आस्था रोने लगी। उसने रिक्वेस्ट करते हुए सीमा जी से कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मामी, आपको गलतफहमी हुई है। जब मैं प्रियंका दीदी को लेने के लिए इस कमरे में आई, वो उस वक्त यहाँ थी ही नहीं। आप प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। ऐसा कहकर आस्था रोने लगी। रोने की वजह से उसकी खूबसूरत सी नाक एकदम टमाटर के जैसे लाल हो गई थी, जिसमें वो रोती हुई और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी आलोक जी मनोज और सीमा पर गुस्सा होते हुए बोले, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना है। हमें अभी इसी वक्त किसी और लड़की का इंतजाम करके दो। हम आज के आज ही ये शादी करेंगे। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो पूरा का पूरा सिंघानिया एम्पायर बर्बाद हो जाएगा और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसके बाद अरमान तुम्हारी क्या हालत करेगा, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने बिजनेस और अपनी फैमिली पर कोई भी बेइज्जती या दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मनोज और सीमा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तभी अचानक सीमा आगे आई। आस्था का हाथ पकड़कर उसने तुरंत आलोक जी के सामने उसे पटक दिया और कहने लगी, हमें पूरा यकीन है सर, इसी ने कुछ न कुछ गड़बड़ की है और अब इसकी भरपाई ये ही करेगी। अगर आप कहें तो हम अभी और इसी वक्त इस लड़की को शादी का जोड़ा पहनाकर मंडप में बिठा देंगे। अचानक सीमा जी की बात सुनकर आस्था की हालत खराब हो गई। वो घबराते हुए बोली, मामी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी शादी ऐसे कैसे करवा सकती हैं? अभी मेरे सपने हैं, मेरा करियर है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है और मैंने आपसे कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो गांव से शहर सिर्फ प्रियंका दीदी की शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ। मैं उन्हें भगाने के लिए थोड़ी आई हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। आलोक जी बड़े ही ध्यान से आस्था की ओर देख रहे थे। असल में आस्था उन्हें पहली नजर में ही भा गई थी, लेकिन अब आस्था की इस तरह की बातें सुनकर वो काफी हद तक थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे। वो मन ही मन बोले, क्या ये लड़की अरमान के लिए सही रहेगी? इसके अपने सपने हैं, लेकिन अरमान किसी भी कीमत पर लड़कियों को जॉब करने की बात को मंजूरी नहीं देगा। आस्था के गांव में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। जब उसके माता पिता के साथ वो हादसा हुआ था और उनकी मौत हो गई, तब से आस्था ने कसम खा ली थी कि उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद डॉक्टर बनना ही है और जिस तरह से उसके माता पिता की मौत हुई थी, वो किसी और की मौत नहीं होने देगी। तो डॉक्टरी करना उसके नस नस में बस चुका था। लेकिन अब अचानक से शादी की बात सुनकर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसकी मामी आगे आई और एक और चांटा उसने आस्था के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, ए लड़की, अपनी फालतू की बकवास बंद कर। अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो जानती है हम लोग कितनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया के आदमी हमारी जान ले लेंगे।
वो तेरे मामा को गोली मार देंगे। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। अगर तू हमारी लाश देखना चाहती है तो बेशक ये शादी मत कर। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से आस्था को मजबूर करने लगी। वहीं आस्था के आंसू और ज्यादा बहने लगे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन तभी आलोक जी ने कहा, इस लड़की को शादी के जोड़े में तैयार करो, फटाफट से मंडप पे बैठा दो। आलोक जी ये ऑर्डर देकर वहाँ से जा चुके थे। आस्था घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। तभी अचानक उसके मामा दोनों हाथ जोड़कर आस्था के सामने घुटनों के बल बैठ गए। वो रोते हुए बोले, आस्था बेटा, अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सबकी जान ले लेगा। तुम नहीं जानती कि वो उससे भी कितना ज्यादा खतरनाक बन जाता है। उसके लिए जान लेना बहुत मामूली सी बात है। बेटी, हमारी बात मान लो और शादी के लिए हाँ कर दो। ऐसा कहकर वो बड़ी ही बुरी तरह से रोने लगे। अब क्या फैसला लेगी आस्था? क्या वो ऐसे इंसान से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी जिसे वो जानती भी नहीं? क्या अरमान के बारे में ऐसी डरावनी बातें सुनकर वो उसके साथ रह पाएगी? और क्या होगा उसके सपनों का? क्या उसका इकलौता सपना यहीं टूटकर बिखर जाएगा? और जब अरमान को ये पता चलेगा कि उसकी दुल्हन भाग गई है तो वो क्या करेगा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। आस्था के मामा अरमान से शादी करने के लिए उसे फोर्स कर रहे थे। वो बोले, अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सबकी जान ले लेगा। तुम नहीं जानती कि वो गुस्से में क्या कुछ कर सकता है। उसके लिए जान लेना बहुत मामूली बात है। बेटी, हमारी बात मान लो और शादी के लिए हाँ कर दो। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से रोने लगे। आस्था को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सवाल करते हुए कहा, मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरे बाद मेरी नानी का क्या होगा? मेरी नानी मेरे बगैर नहीं रह पाएंगी। मनोज जी जल्दी से उसे समझाते हुए बोले, बेटा, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी नानी मेरी माँ भी है। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हमने उन्हें गांव में तुम्हारे पास छोड़ रखा था, लेकिन अब मैं उन्हें हमेशा के लिए वहाँ से ले आऊंगा। बेटा, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ उनकी दिन रात सेवा करूंगा। अपनी नानी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आस्था पर उनकी इन बातों का असर नहीं हो रहा था। वो अब भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। मनोज जी ने उसे झांसे में लेते हुए कहा, अभी के लिए बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, उसके बाद हम कुछ ना कुछ करके तुम्हें अरमान की जिंदगी से निकाल लेंगे। बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिनों तक इस शादी के रिश्ते को निभा लो। प्लीज बेटा, प्लीज। ऐसा कहकर वो उससे विनती करने लगे। अब आस्था पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी। आस्था अपने मामा के पहली बार कॉल करके अपनी बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए बुलाने पर खुशी से पूरे गांव में उछल रही थी। हालांकि आस्था की नानी ने उसे यहाँ आने से मना भी किया था। आस्था के कानों में एक हफ्ते पहले की अपनी नानी की बातें गूंजने लगी। बेटी, हमें शादी में नहीं जाएंगे। मनोज ने कभी हमारी परवाह नहीं की, सिर्फ पैसे भेजकर जिम्मेदारी खत्म कर देता है। बस हर महीने घर खर्च के लिए पैसे भिजवा देता है और अपनी सारी जिम्मेदारी से आजाद हो जाता है। नानी के मना करने के बाद भी आस्था ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो हमेशा से गांव में रही थी। उसने शहर की दुनिया, शहर का माहौल, वहाँ के कोई फंक्शन नहीं देखे थे। तब आस्था ने अपनी नानी को समझाते हुए कहा, नानी माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि कम से कम मनोज मामा ने हमें बुलाया तो है ना। आपकी इकलौती पोती प्रियंका की शादी है। जब आस्था ने अपनी नानी को बहुत समझाया तो वो मान गई और दोनों शादी में जाने के लिए निकल गईं। शहर आकर आस्था ने शहर का माहौल देखा। वो बहुत खुश हो रही थी। हालांकि उसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भी शहर में ही आना था, तो इसलिए आस्था ने सोचा कि वो शादी में जाएगी, साथ ही साथ शहर के रंग रूप, ढंग, शहर का माहौल देख लेगी। पूरे 2 दिन उसने अपनी मामी के साथ उनके बाजार का सारा काम किया था। घर का खाना भी बनाया था। इतना ही नहीं, उसकी मामी ने पूरी तरह से सारी जिम्मेदारी आस्था के कंधों पर ही दे दी थी। हालांकि उन्होंने घर के काम के लिए नौकर भी लगाए हुए थे, लेकिन सब कुछ आस्था अपनी निगरानी में ही करवा रही थी। और बड़े ही जोरों शोरों से प्रियंका की हल्दी और मेहंदी का फंक्शन भी हुआ था। लेकिन एक दिन पहले
फंक्शन के बाद रात के 2 बजे थे जब अचानक आस्था की आंख खुली तो उसने देखा कि प्रियंका किसी से रो रो कर बात कर रही थी। तब आस्था को उस पर कुछ शक हुआ, लेकिन उसे अपनी नानी की कही हुई बात याद आ गई। नहीं नहीं, नानी ने मना किया है, मुझे किसी के भी मामले में नहीं घुसना है और ना ही किसी के बारे में ज्यादा सोचना है। तो यही सोचकर आस्था चुप हो गई थी और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि प्रियंका इस तरह से शादी वाले दिन शादी का मंडप छोड़कर भाग जाएगी। इसके बारे में तो आस्था ने दूर दूर तक कुछ नहीं सोचा था। एक एक कर सब कुछ आस्था की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। उसने रोते हुए कहा, मैंने तो बस इतना कहा था कि मैंने प्रियंका दीदी को किसी से बात करते सुना था और सबको यही लग रहा है कि मैंने प्रियंका दीदी को भगाया है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? मुझे कोई तो रास्ता बताओ। बस आस्था को शादी का जोड़ा पहनाया गया और उसके सिर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। अब जल्दी ही आस्था को दुल्हन बनाकर अरमान के ठीक बराबर में बिठा दिया गया। अरमान सिंघानिया ने एक बार भी अपने बराबर में बैठी हुई दुल्हन की ओर देखा भी नहीं। उसका पूरा ध्यान उस वक्त अगर किसी चीज पर था तो सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप और फोन की स्क्रीन पर। वो एक भी पल शादी जैसी चीजों में उलझकर अपना काम बर्बाद नहीं करना चाहता था। वहाँ आलोक सिंघानिया के अलावा किसी और को इस बात के बारे में दूर दूर तक एहसास नहीं था कि दुल्हन बदल चुकी थी। जल्दी ही अरमान सिंघानिया ने फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए 7 फेरे कंप्लीट कर लिए और साथ ही साथ आस्था की मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र भी पहना दिया। आस्था का दिल फट रहा था। अरमान सिंघानिया ने एक बार भी ये जानने या देखने की कोशिश नहीं की कि उसकी बीवी कैसी दिख रही थी। लेकिन जब वो आस्था को मंगलसूत्र पहना रहा था तब आस्था के आंसुओं की कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिरी। तब जाकर अरमान को थोड़ा अजीब लगा और उसने एक पल के लिए शादी के जोड़े में सजी हुई अपनी दुल्हन की ओर देखा। लेकिन लंबा घूंघट होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसके बाद अरमान फिर से अपने फोन और काम में पूरी तरह से खो गया। ये सोचते हुए आलोक जी अपनी सोच में खो गए। जल्दी ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी का फंक्शन खत्म हुआ। मंडप के पास 4 लड़के अपनी नजर झुकाए खड़े हुए थे। उस शादी के हॉल में अरमान सिंघानिया के बाद उस शादी में सबसे हैंडसम चेहरा कोई था तो वो 4 लोग ही थे। उनमें से एक अरमान सिंघानिया का कजन ब्रदर और 3 बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जो कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे। उनमें से एक फेमस डॉक्टर था जो कि अरमान सिंघानिया का दोस्त था और स्पेशली उसके साथ शादी अटेंड करने के लिए वहां आया था। लेकिन इस समय चारों का मूड काफी ज्यादा खराब था। जितनी भी शादी के हॉल में लड़कियां आई हुई थीं, सबकी नजरें बार बार जाकर उन पर ही ठहर रही थी क्योंकि अरमान सिंघानिया की शादी हो चुकी थी। तभी दादाजी उनके पास जाकर खड़े हो गए और पूछते हुए बोले, क्या बात है? तुम चारों इस तरह से मुंह लटकाकर यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने दोस्त या भाई की शादी में नहीं बल्कि किसी की शोक सभा अटेंड करने आए हो। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आकाश मुंह पिचकाकर बोला, क्या दादाजी, भाई की शादी तो आपने करा दी। मेरा इकलौता दोस्त था वो। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था उसकी शादी के लिए, लेकिन आपने हमें बिल्कुल भी मस्ती नहीं करने दी, इसीलिए अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसा कहकर आकाश ने फिर से मुंह बना लिया। अब आलोक जी समझ गए कि इन चारों को मौज मस्ती करने का मौका नहीं मिला था। इसी वजह से शायद ये सब मुंह लटकाकर खड़े हुए थे। दादाजी हंसते हुए बोले, अच्छा, तुम सब अपना मुंह ठीक करो। घर जाकर जो मस्ती करनी है वो करना, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा तो सुमित एक्साइटेड होकर बोला, क्या वाकई दादाजी? क्या आप हमें बिल्कुल भी पार्टी करने से नहीं रोकेंगे? तो ठीक है, आज पूरी रात हम लोग मजे करेंगे। अब वादा कीजिए कि आप हमें नहीं डांटेंगे। सुमित, जो कि शहर की अच्छी खासी कंपनी की बड़ी पोस्ट का सीईओ था, दादाजी ने उसे तिरछी आंखों से देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे नीचे कम से कम
600 लोग काम करते हैं। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम सबकी। ना जाने कब बड़े होगे तुम लोग। अब अरमान की तो शादी हो गई है, अब धीरे धीरे तुम चारों की शादी भी करवा दूंगा। उसके बाद देखूंगा कि तुम लोग कैसे और किस तरह से पार्टी करते हो। अब जैसे ही दादाजी ने उन चारों की टांग खींची, वो चारों बुरी तरह से मुंह बनाने लगे। और तभी उनमें से ध्रुव आगे आया और कहने लगा, दादाजी प्लीज अभी शादी वादी की बात हमसे मत कीजिए। ये हमारे हंसने खेलने कूदने के दिन है और शादी के चक्कर में हम अपनी जिंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगे। और वैसे भी अभी मैं सिर्फ 26 साल का हूँ। क्या इस उम्र में कोई शादी करता है भला? और वैसे भी दादाजी, आपने अरमान ब्रो की जो शादी करवाई है, अब वो बेचारे देखो अपनी बीवी को एक नजर उठाकर भी नहीं देख रहे। देखो जरा, अपनी बीवी से ज्यादा प्यार तो उन्हें अपने फोन और लैपटॉप से है। आपको दिख नहीं रहा है क्या? ध्रुव ने ये बात मजाकिया लहजे में कही थी, लेकिन दादाजी के एक्सप्रेशंस बदल गए। दादाजी ने गुस्से में कहा, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। दादाजी ने एक लंबी गहरी सांस ली और वहां से चले गए। ध्रुव कंफ्यूज होकर बोला, ये दादाजी को क्या हुआ? खैर, इन्हें छोड़ो और ये सोचो कि ये जबरदस्ती की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये टेंशन है कि भाभी का वेलकम कैसे होगा और कौन करेगा। आकाश ने हामी भरते हुए कहा, हाँ यार, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। पूरे घर में अब एक लेडी भाभी ही होंगी और उनको हम लोगों के बीच ऑकवर्ड ना फील हो, इसलिए हमें कुछ मैनेज करना होगा। और अरमान को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भाभी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला। और वैसे भी उसने ये शादी सिर्फ दादाजी के लिए की है, तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। वहीं दादाजी जब हॉल में एक कोने में खड़े थे, तभी एक आदमी उनके पीछे से आया और उनकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, बड़े साहब, इसमें उस लड़की की सारी जानकारी है। दादाजी ने हामी भरते हुए वो फाइल ली और फाइल खोलकर देखने लगे। उसमें आस्था की पूरी जन्म कुंडली और जानकारी थी। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, जिस लड़की को मैंने अपनी बहू बनाया है, उसके बारे में सारी चीजें जानना जरूरी है। जैसे ही आलोक जी की नजर आस्था के माँ बाप की डिटेल्स पर पड़ी, जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो आलोक जी के चेहरे के भाव बदल गए। आलोक जी कभी कुंडली और इन्फॉर्मेशन को देखते तो कभी आस्था को। आलोक जी ने खुद को शांत करते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि आज अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए शादी करवा लूंगा और उसके बाद इस लड़की को 2-3 दिन में तलाक देकर आजाद कर दूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये लड़की जिंदगी भर मेरे पोते अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहेगी। दादाजी को ऐसी कौन सी बात पता चली है आस्था के बारे में, जिसके बाद वो आस्था को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए मजबूर हो गए। और अरमान को जब दुल्हन बदलने की सच्चाई पता चलेगी, तब क्या होगा? क्या होगा इस शादी का अंजाम? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में। देखने के बाद आलोक जी के होश उड़ गए। अब इस लड़की को जिंदगी भर मेरे पोते अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहना होगा। दादाजी की इस परेशानी से अनजान अरमान के सभी दोस्त कुछ प्लान्स बना रहे थे और कुछ देर बाद उनमें से 2 लोग वहां से निकलकर सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो गए। आस्था और अरमान की शादी कंप्लीट होने के बाद जल्दी ही विदाई का समय आ गया। उसकी नजर अपनी नानी को ढूंढ रही थी। वो सुबकते हुए धीरे से बोली, नानी, आप कहाँ हो? मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज आ जाओ। आस्था को कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार उसकी शादी कितने बड़े मॉन्स्टर से हुई थी। जल्दी ही विदाई का समय आ गया और आस्था जल्दी से दौड़कर अपनी नानी के पास आई और उसने उन्हें गले से लगा लिया और बुरी तरह से रोने लगी। नानी! आस्था ने जैसे ही उन्हें नानी कहकर बुलाया, नानी बिल्कुल हड़बड़ा गई। नानी ने धीमी आवाज में पूछा, आस्था बेटा, ये तू है? नानी को इस बारे में पता चल गया था कि असल में जिसकी शादी आज यहाँ हुई थी, वो उनकी लाडली आस्था थी। पहले तो वो शॉक्ड हो गई, फिर उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। उन दोनों को रोते हुए देख दादाजी अब थोड़ा सा परेशान हो गए। वो मन ही मन सोचने लगे, अगर ये दोनों इसी तरह रोती रही तो बड़ी महफिल में अरमान को इस बात का पता चल सकता है कि उसकी दुल्हन बदल गई है
और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे परिवार की इज्जत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अरमान सच्चाई जान गया तो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा और फिर वो आस्था को अपने साथ घर लेकर भी नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आलोक जी अपने पोते के गुस्से को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने मनोज को जल्दी से कुछ इशारा किया कि वो अपनी माँ को अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाए। आहान और ध्रुव दोनों नानी को इतनी बुरी तरह से आस्था से लिपट कर रोते हुए देख रहे थे। वो दोनों ही हैरान होकर आपस में बात करने लगे। आहान ने कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है? कहीं नानी को हमारे भाई के बारे में पता तो नहीं चल गया कि वो कितना खतरनाक है? कहीं इसीलिए तो ये भाभी से इस तरह चिपक कर तो नहीं रो रही है? तभी ध्रुव उदास होकर बोला, यार चाहे कुछ भी कहो, मुझे तो बेचारी नानी के लिए काफी बुरा लग रहा है। तभी आहान उदास होकर कहने लगा, पर फिर भी यार, आज के जमाने में इस तरह से कोई रोता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे भाभी को हम सबके सामने से किडनैप करके ले जा रहे हो। आहान ने अपनी कोहनी ध्रुव को मारी और उसे घूरकर देखते हुए बोला, यार तू अपनी बकवास बंद कर। जब देखो तेरा दिमाग किडनैपिंग और क्रिमिनल ख्यालों में चलता रहता है। कितनी बार कहा है तुझे कि ये क्रिमिनल वेब सीरीज थोड़ी कम देखा कर। ऐसा कहकर आहान ध्रुव की बातों से इरिटेट होने लगा। ध्रुव ने शान से कहा, तुम देखना, एक दिन मेरे ये सारे थॉट्स तुम लोगों के लिए बहुत काम आएंगे। ऐसा कहकर वो अपना कॉलर ऊंचा करने लगा। जल्दी ही आहान और ध्रुव चुपचाप से सिर झुकाकर अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। अब तक आलोक जी ने मनोज के जरिए आस्था की नानी को अंदर भिजवा दिया था। साथ ही साथ सभी मेहमानों को विदा करने के बाद वो आस्था को लेकर चलने का इशारा करने लगे, लेकिन आस्था के कदम जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान के साथ एक भी कदम आगे बढ़ा सके। फिर जैसे तैसे धीरे धीरे मनोज की पत्नी सीमा उसके पास आई और जैसे तैसे उसे खींचते खींचते थोड़ा सा आगे लेकर जाने लगी। वो गुस्से में धीमी आवाज में बोली, आस्था चल यहाँ से। लेकिन आस्था बड़े ही धीमे कदमों से रो रो कर सिसक कर चल रही थी। वहीं अरमान को उसके दादाजी ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि उसे दुल्हन के साथ ही चलना है, लेकिन आस्था के इस तरह से धीरे धीरे चलने पर अरमान बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और अब ये सब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। अचानक अरमान रुका और उसने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया। ये नजारा देख जितने भी लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, सभी ने जोरों से तालियां बजानी शुरू कर दी। अरमान गुस्से से सबको घूरने लगा। तभी लोग खुश होकर कहने लगे, अरे ये बात रोमांटिक हो रहा है। उसने अपनी नई नवेली दुल्हन को गोद में उठा लिया। ये तो कमाल हो गया। ध्रुव तो जैसे पत्थर के जैसा जम सा गया था। वो आहान से कहने लगा, यार मुझे पिंच करके तो देख, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तब आहान ने जोरों से उसकी कमर नोच ली। ध्रुव चीख पड़ा और दर्द से करहाते हुए कहने लगा, बेवकूफ, तुझे पिंच करने के लिए बोला था, इस तरह बिल्ली की तरह नोचने के लिए नहीं। आहान ने कहा, यार मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे अरमान भाई, जिन्होंने आज तक अपने आसपास लड़कियों को फटकने तक नहीं दिया, उन्होंने आज भाभी को पहले ही दिन गोद में उठा लिया। वो ऐसा कहकर मुस्कुराने लगा। तभी ध्रुव क्रिमिनल वाला दिमाग चलाने लगा और उसने डरते हुए कहा, तू गलत समझ रहा है। तुझे अरमान ब्रो के बारे में पता नहीं है क्या? जरूर इस हरकत के पीछे उनका कोई न कोई मकसद रहा होगा। अब चल फटाफट। जल्दी ही अरमान ने आस्था को ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। आस्था अब और भी ज्यादा डर और सहम कर बैठ गई। अरमान ने पहली बार किसी लड़की को इस तरह से अपनी गोद में उठाया था। ये उसके लिए कुछ अलग ही तरह का एहसास था। उसे उसकी बीवी एकदम हल्की फुल्की गुड़िया जैसी लग रही थी। आस्था बेचारी घूंघट में से कार की खिड़की से झांक रही थी कि उसे आखिरी बार उसकी नानी का चेहरा देखने को मिल जाए, लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो शादी के वक्त इतना रो चुकी थी कि उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। जल्दी ही गाड़ी सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो गई। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित आस्था के गृह प्रवेश के लिए जो कुछ भी उनसे बन पड़ा था, वो सारी तैयारियां कर रहे थे। आकाश ने सारी तैयारी करने के बाद मासूमियत से कहा, हमने YouTube वीडियो देखकर आरती की थाली तो तैयार कर ली है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि सब कुछ सही हुआ है या नहीं, और नई नवेली बहू का स्वागत किस तरह से किया जाता है। अब कलश में क्या क्या भरकर रखना है, ये उन्हें पता नहीं था।
लेकिन फिर भी सारा सामान रेडी कर वो अब खुश होकर दुल्हा दुल्हन का इंतजार करने लगे। तभी मैंशन पर कुछ गाड़ियों का काफिला आकर रुका। अरमान एक बार फिर से सिंघानिया मैंशन में एंट्री कर चुका था। आस्था की मामी ने आस्था को घूंघट उठाने से सख्त मना किया था कि वो किसी भी कीमत पर घूंघट नहीं उठाएगी जब तक कि वो अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती, और आस्था ने ठीक ऐसा ही किया था। आस्था को कार से उतारने वाला वहां कोई नहीं था। तब एक नौकर ने आस्था के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। आस्था नीचे उतर गई, लेकिन उसने घूंघट ओढ़ रखा था, इसीलिए उसे रास्ता समझने में मुश्किल हो रही थी। उसने हल्का सा घूंघट उठाकर नासमझी में इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ मार्बल का फर्श ही दिखाई दे रहा था। उसके अलावा उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। तब अचानक दादाजी आए। उन्होंने देखा कि आस्था पीछे रह गई और अरमान लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ मैंशन की ओर जा रहा है। दादाजी ने आवाज लगाते हुए कहा, अरमान, ठहरो। तुम इस तरह बिना दुल्हन लिए मैंशन में एंट्री नहीं कर सकते। जाओ, दुल्हन को भी अपने साथ अंदर लेकर जाओ। दादाजी की बात सुनकर अरमान ने अपने दादाजी की ओर देखा, लेकिन इस वक्त वो मजबूर था, क्योंकि अरमान ने खुद ही अपने दादा से वादा किया था कि इस शादी में उसके दादाजी उससे जो कुछ भी कहेंगे वो वही करेगा। वो चिढ़ता हुआ सीधा आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया और आस्था की ओर गुस्से से देखकर बोला, क्या तुम थोड़ा सा तेज नहीं चल सकती, या तुम्हें चलना ही नहीं आता? उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे लगभग घसीटते हुए सिंघानिया मैंशन के अंदर लेकर जाने लगा। अब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो उसने हाथ भरकर लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था, ऊपर से अरमान ने उसका हाथ काफी जोर से पकड़ा था, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हल्की सी चीख उसके होंठों से निकल गई, आह, मेरा हाथ। लेकिन अरमान ने उसकी चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया। तुरंत आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों एक साथ उसके सामने आकर खड़े हो गए और चिल्लाते हुए बोले, भाई। अरमान ने अपनी आईब्रोज उठाकर उन चारों की ओर देखा। एक पल के लिए चारों उसकी आंखों को देखकर डर गए, लेकिन आहान ने थोड़ी हिम्मत करते हुए मुस्कुराकर कहा, ब्रो, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। हमने बहुत सारी मूवीज और फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई नई बहू आती है तो उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। तो क्या हुआ अगर हमारे घर में कोई लेडी नहीं है? हम लोग तो हैं, हम तो भाभी का वेलकम अच्छी तरह से कर सकते हैं, है ना? अब जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। तुमने बहुत कॉलेज का बहाना बना लिया। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे। अरमान की बात सुनकर आहान की हालत खराब हो गई और वो कहने लगा, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा, और इस बात का ऑफिस से क्या लेना देना? कल से तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट स्टार्ट होने वाला है। भाई आप नहीं जानते कितना सारा कॉलेज का काम करना है मुझे। सुमित भी हामी भरते हुए बोला, देखो अरमान, तुम इस तरह से बात को घुमा नहीं सकते हो। और अभी पहले हम तुम दोनों की आरती उतारेंगे और उसके बाद भाभी अपने दाएं पैर से ये कलश गिराएंगी और फिर तुम दोनों अंदर आओगे। सुमित की बात सुनकर अरमान का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो अब इन रीति रिवाज को पूरा कर सके। अरमान ने गुस्से से कहा, इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब हटाओ यहाँ से, और तुम भी हटो मेरे रास्ते से। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आगे बढ़ने लगा। तभी दादाजी पीछे से प्यार से बोले, अरे बेटा, अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो करने दो उन्हें भी अपने मन की। अगर वो अपनी भाभी का स्वागत करना चाहते हैं तो करने दो, क्यों उन्हें रोक रहे हो? तब अरमान गुस्से से दादाजी की ओर मुड़ा और बोला, दादाजी, आपकी और मेरी शर्त सिर्फ शादी तक थी। शादी तक आपने जो कुछ कहा मैंने वही सब किया, लेकिन अब क्योंकि शादी हो चुकी है और आपकी सो कॉल्ड बहू घर में आ चुकी है, तो अब आपकी किसी तरह की कोई भी फरमाइश मानने या सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अरमान की बात सुनकर आस्था का क्या रिएक्शन होगा? दादाजी का ये जबरदस्ती की शादी का फैसला आस्था की जिंदगी में क्या तूफान लाएगा? और जब दुल्हन बदल जाने की सच्चाई अरमान के सामने आएगी, तो क्या अरमान सच में आस्था और उसके परिवार की जान ले लेगा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में।
दादाजी, मेरी शर्त सिर्फ शादी तक थी और अब शादी हो चुकी है, तो अब आपकी किसी भी तरह की कोई फरमाइश मानने या सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अपनी बात खत्म कर अरमान ने आस्था का हाथ वहीं दरवाजे पर झटक दिया और अपने कमरे की ओर चला गया। अब आलोक जी भी चुप हो गए, क्योंकि वो अपने अकड़ू पोते को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका पोता कितना ज्यादा अकड़ू और जिद्दी था और कितनी मुश्किल से उन्होंने अपनी बीमारी के चलते जैसे तैसे अरमान की शादी करवा दी। इसीलिए अब वो सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन फिर वो उन चारों लड़कों की तरफ देखकर ऑर्डर देते हुए बोले, बहू को गृह प्रवेश के बाद आराम से अरमान के कमरे तक छोड़ाओ। ये कहकर दादाजी वहाँ से चले गए। अब आस्था के गृह प्रवेश की सारी जिम्मेदारी उन चारों को मिल चुकी थी। आस्था दरवाजे पर खड़ी हुई अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ आखिरकार हो क्या रहा था, क्योंकि वो किसी को देख नहीं पा रही थी। और अभी कुछ देर पहले अरमान का गुस्से में दादाजी को पलटकर जवाब देना सुनकर आस्था के मन में अरमान की एक जिद्दी, गुस्सैल और अकड़ू की छवि बननी शुरू हो गई थी। तभी आकाश ध्रुव की ओर देखकर बोला, अरे यार, अब क्या करें? अरमान ऐसे कैसे चला गया? अब भाभी का क्या? क्या बेचारी ऐसे ही खड़ी रहेगी? तभी आहान थोड़ा सा आगे आया और प्यार से बोला, भाभी देखो, अब यहाँ पर कोई नहीं है, ना तो यहाँ पे आपका पति है और ना ही आपके दादा ससुर हैं, तो अब आप अपना ये लंबा सा घूंघट हटा सकती हो। आकाश ने भी जल्दी से कहा, हाँ भाभी, आप अपने आप को इस भारी भरकम घूंघट से आजाद कर सकती हो। आस्था को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मन ही मन बोली, मामी जी ने घूंघट उठाने के लिए मना किया था, तो फिर ये लड़के मुझे घूंघट उठाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वैसे भी आस्था जिस गांव से थी, उस गांव में लड़कियों का किसी लड़के से बात करना भी बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। और यहाँ तो 4 लड़के उसकी आंखों के सामने खड़े थे, जो उसे अपना घूंघट उठाने के लिए कह रहे थे। अब तो आस्था की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। तब अचानक आहान आगे बढ़ा और बोला, भाभी देखिए, वैसे तो ये घूंघट उठाने की रस्म का काम भैया को करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, भैया तो इस वक्त यहाँ है ही नहीं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये काम हम कर दें? ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, तू क्या बेशर्मी भरी बातें भाभी से कर रहा है? ये हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है और ये हम भैया से नहीं छीन सकते, समझा तू? और पगले, थोड़ा सा सोच समझ ले, ये भाभी है हमारी, भाभी। तू इस तरह से भाभी के बारे में बकवास नहीं कर सकता। आहान उदास हो गया और बोला, यार तू भाभी के सामने मेरा कचरा क्यों कर रहा है? उन्हें क्या लगेगा? उनका देवर एक नंबर का लड़कीबाज है, छिछोरा है। तुझे मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अभी फिलहाल दादाजी ने हमें जो काम दिया है वो करते हैं। हमें भाभी को भाई के कमरे तक पहुंचाना है। हम, मेरी प्यारी भाभी, आप अपने दाएं पैर से कलश को गिरा दीजिए और अंदर आ जाइए। आस्था ने हल्का सा घूंघट जैसे ही हटाया, उसे नीचे उसके पैरों के पास एक कलश दिखाई दिया। उसने जल्दी से अपने दाएं पैर के अंगूठे से उस कलश को गिरा दिया, क्योंकि वो भी जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलना चाहती थी। उसे चारों तरफ सिर्फ आदमी ही नजर आ रहे थे, कोई भी औरत उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए उसे अब काफी ज्यादा डर लगने लगा। जैसे ही आस्था ने वो कलश गिराया तो चारों ओर से तालियां बजने लगी। ध्रुव सीटी मारते हुए बोला, वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कलश गिराया है, ऐसे ही हमने टीवी में भी देखा था। ध्रुव की बात सुनकर ना चाहते हुए भी आस्था के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी सुमित और आकाश दोनों आगे आए और बोले, भाभी आप इन दोनों की बकवास छोड़िए, आप आइए, हम आपको भाई के कमरे तक लेकर चलते हैं। आस्था का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि अभी तक उसने अरमान को देखा भी नहीं था। आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये देखकर चारों अलग अलग तरह की शक्ल बनाने लगे। आहान धीमी आवाज में बोला, हम तो समझ रहे थे हमारी भाभी काफी ज्यादा शर्मीली किस्म की है, लेकिन भाभी तो भैया के कमरे में जाने के लिए बेचैन हो रही है। देखा अभी कैसे भाभी ने हाँ कह दिया। आहान की बात सुनकर आस्था को घबराहट होने लगी। वो मन ही मन बोली, ये कैसे लोग हैं? अभी खुद ही तो कमरे में जाने के लिए कह रहे थे और अब ये कह रहे हैं। आस्था के मुंह से अचानक निकला, नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं।
आस्था की हड़बड़ाहट देखकर वो चारों जोरों से ठहाका मारकर हंसने लगे। ध्रुव बोला, भाभी प्लीज आप बुरा मत मानिए, हम तो सिर्फ आपकी थोड़ी सी टांग खींच रहे थे। अच्छा आप आइए, वैसे भी इतने दिनों से आप शादी के फंक्शंस में बिजी रही होंगी और काफी ज्यादा थक गई होंगी। आप चलिए और जाकर आराम करिए। ऐसा कहकर उन लोगों ने आस्था को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। अपना कदम आगे बढ़ाने से पहले आस्था ने हिम्मत करते हुए कहा, क्या आप लोग मुझे किसी दूसरे कमरे में नहीं छोड़ सकते? आस्था ने ये बात इतने प्यार से कही थी कि वो चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। और तभी सुमित आस्था को समझाते हुए बोला, भाभी, आपकी शादी अरमान सिंघानिया से हुई है। अगर आप इस तरह से दूसरे कमरे में जाने की बात करेंगी तो वो हम चारों को गोली से उड़ा देगा। और अभी हमारा मरने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अभी तो हम छोटे से बच्चे हैं। अभी तो हमने शादी भी नहीं की, फर्स्ट किस भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया जिंदगी में। इसलिए आपको भाई के कमरे में ही जाना होगा भाभी। जैसे ही सुमित ने बेचारगी से ये सब कहा, आस्था खिलखिलाकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। अब आस्था को हंसते हुए देखकर वो चारों भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि आस्था की हंसी बहुत प्यारी थी। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके कानों में किसी ने घुंघरू बजा दिए हों। आहान आस्था की तारीफ करते हुए बोला, वाह भाभी, आपकी हंसी तो बहुत प्यारी है। पता नहीं आप अपना ये लंबा सा घूंघट कब हटाएंगी और हम आपको कब देख पाएंगे। वैसे भी जब भाई आपको देखने गए थे तब भी वो हमें साथ नहीं लेकर गए थे, और अब सीधा शादी में लेकर आए हैं। हमने तो आज तक आपको देखा ही नहीं है। तभी आकाश आहान को टोकते हुए बोला, अरे बस करो, देर हो गई है। तुम लोग भाई भाभी की पहली रात बेकार मत करो। और वैसे भी हमने जो पार्टी करनी है उसका क्या? दादाजी ने पहली बार हमें पार्टी करने की परमिशन दी है। इस तरह टाइम वेस्ट करोगे तो नुकसान हमारा ही होगा। वो लोग आस्था को अरमान के कमरे तक ले गए, लेकिन उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ध्रुव फुसफुसाते हुए बोला, लगता है भाई सो गए हैं, वैसे भी वो काफी ज्यादा थक गए थे। तभी आकाश ने अंदर झांक कर देखा और हैरानी से बोला, लेकिन अंदर तो कोई है ही नहीं। अरमान कहाँ गया? लगता है वो स्टडी रूम में होगा। सुमित ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, भाई आज के दिन भी काम ही कर रहे हैं, अपने काम से एक दिन का तो ब्रेक लेना चाहिए था। हद होती है यार, किसी को इतना ज्यादा भी वर्कहोलिक नहीं होना चाहिए। चलो कोई नहीं, अब भाभी आ गई हैं, सब सही हो जाएगा। ऐसा कहकर वो चारों मुस्कुराकर घूंघट में खड़ी हुई आस्था को देखने लगे। अब आस्था को अपने ऊपर एक नहीं बल्कि 8 नजरें महसूस होने लगी। वो और भी ज्यादा असहज हो गई। ध्रुव ने आस्था की सिचुएशन समझ ली और तीनों को डांटते हुए बोला, अरे यार, अब अपनी फालतू की बकवास बंद करो। अगर भाई स्टडी रूम में है तो कम से कम भाभी को तो कमरे में जाने दो, वो आराम करें। ध्रुव आस्था की तरफ मुड़ा और बोला, भाभी आपकी जरूरत के सारे कपड़े हमने पहले ही भाई के क्लोजेट में रखवा दिए हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप बेल बजा दीजिएगा, कोई ना कोई तुरंत आपकी सेवा में आ जाएगा। ऐसा कहकर ध्रुव, सुमित, आकाश और आहान ने आस्था के सामने साइड से अपना सिर झुकाया और कमरे के बाहर से ही वापस चले गए। आस्था अंदर कमरे में गई। उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और फिर सबसे पहले उसने अपने आप को घूंघट से आजाद किया और लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगी। तभी उसकी नजरें उस बेडरूम में चारों तरफ घूमने लगी। बेडरूम की दीवारें ब्लैक एंड व्हाइट कलर की थी। वहाँ की सभी चीजें बेहद महंगी लग रही थी। इतनी महंगी महंगी चीजें देखकर आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बेड के ठीक सामने एक मिरर था। आस्था डरते हुए मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने मिरर में खुद को देखा तो वो शॉक्ड रह गई। उसे ऐसा लगने लगा मानो वो खुद को नहीं बल्कि किसी और को देख रही थी। आस्था डरते हुए बोली, ये मेरी आंखें क्यों सूजी हैं? मेरी नाक इतनी लाल क्यों हो गई है? थोड़ी देर तक वो खुद को मिरर में निहारती रही। तभी जैसे उसे होश आया, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस वक्त किसी और के कमरे में हूँ और अकेली भी। मैं इस तरह से बेवकूफ बनकर एक जगह नहीं खड़ी रह सकती। तभी आस्था के कानों में उसके देवरों की बात गूंज उठी कि क्लोजेट में उसके कपड़े रखे हुए थे।
उसने क्लोसेट खोला। वो बिल्कुल हैरान हो गई। वहां पर कपड़े तो रखे हुए थे, लेकिन सभी कपड़े बेहद महंगे और ब्रांडेड थे। वहां एक से एक ब्रांडेड साड़ियां थीं, लेकिन साड़ियां तो आस्था ने कभी पहनी ही नहीं थी। वो तो हमेशा शुरू से ही सिंपल सा सूट वगैरह पहना करती थी और दुपट्टा लिया करती थी, लेकिन इस तरह की फैंसी साड़ियां देखकर आस्था का गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। अब आस्था पूरी तरह से मायूस हो गई। फिर उसने वापस से वो घूंघट, जो कि लहंगे का था, वो ओढ़ लिया और बैठ के एक साइड पर बैठ गई। वहां बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं अरमान आधी रात तक काम करता रहा और करीब 2 बजे अपना काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसका कमरा अंदर से लॉक्ड था। वो झल्लाते हुए बड़बड़ाया, ये कमरा लॉक किसने किया है? लेकिन अगले ही पल अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अरमान को उसका कमरा लॉक्ड मिला था। उसने जल्दी ही अपने फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल करते हुए अपना रूम खोल लिया, क्योंकि अरमान का रूम, उसका घर उसके कंट्रोल में था। जैसे ही वो अपने कमरे में अंदर आया, उसने देखा कि बेड के एक कोने पर आस्था लेटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से कवर्ड था। अरमान ने नफरत से उसकी ओर देखा और अगले ही पल अपना मुंह मोड़ लिया। अरमान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, दादाजी को इसे मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। मैंने ये शादी सिर्फ नाम के लिए की है। ये मेरे कमरे में या मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती, कभी नहीं। अब क्या करने वाला है अरमान? जब वो प्रियंका की जगह आस्था को देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? इनकी पहली रात यादगार बनेगी या ये इनके साथ की आखिरी रात बन जाएगी? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में। अरमान का तो दिल किया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को उठाकर वहां से बाहर फेंक दे, लेकिन उस होता हुआ देखकर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरमान के लिए आस्था के साथ एक बेड पर सोना पॉसिबल नहीं था, और अपने कमरे के अलावा अरमान को कहीं और नींद भी नहीं आती थी। अब अरमान पूरी तरह से उलझन में फंस गया था। उसने आस्था को जगाने के लिए जानबूझकर थोड़ा सा खांसना शुरू किया, लेकिन आस्था, जो ज्यादा ही थकी हुई थी, वो इस वक्त गहरी नींद में थी। अब अरमान चिढ़ गया, क्योंकि उसे भी नींद आ रही थी। अरमान चिढ़ते हुए बोला, सारी नींद यहीं आकर पूरी करेगी क्या? इसे मेरी खांसने की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? अरमान अपने कदम बढ़ाता हुआ आस्था के बगल में पहुंच गया और टेबल पर रखे हुए कांच के ग्लास पर उसने जोरों से अपना हाथ मार दिया। ग्लास गिरने से तेज शोर भी हुआ, लेकिन फिर भी आस्था की आंख नहीं खुली। अब तो अरमान ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। अरमान को इस तरह किसी को झेलने की आदत नहीं थी। अरमान हैरान होकर बोला, कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस लड़की को इतनी आसानी से क्यों उठा रहा हूँ? तब अचानक अरमान ने अपने पैंट की जेब में हाथ डाला और अगले ही पल एक गन उसके हाथ में थी। गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी दूरी पर रखे एक वास पर फायर कर दिया। अब जैसे ही गन की आवाज आई, आस्था जोरों से चीखती हुई तुरंत उठकर बैठ गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब इस तरह से गन चलने की आवाज के शोर से सुमित, आहान, ध्रुव, आकाश, जो नीचे हॉल में पार्टी कर रहे थे, वो सब घबरा गए। ये क्या हुआ? ये तो गोली चलने की आवाज है। ये भाई के कमरे से क्यों आ रही है? दादाजी, जो कि सो चुके थे, उनकी आंखें खुल गईं और सभी दौड़ते हुए अरमान के कमरे के बाहर आकर दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगे। दादाजी ने घबराते हुए कहा, अरमान, अरमान, दरवाजा खोलो। दादाजी को ये लग रहा था कि अरमान ने आस्था का चेहरा देख लिया होगा और गुस्से में उसने प्रियंका की जगह आस्था को देखकर आस्था को गोली मार दी होगी। उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्होंने इस डर से दरवाजा जोरों से पीटना शुरू कर दिया। तभी अंदर से कमरे का दरवाजा खुला। सबसे पहले दादाजी अंदर गए
और अरमान की ओर देखकर पूछते हुए बोले, क्या हो रहा है यहाँ? और गनशॉट की आवाज कैसी आई? आखिर तूने ऐसा क्या किया? तभी चारों लड़के भी अंदर गए और अंदर आकर उन्होंने इधर उधर चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू किया, लेकिन आस्था तो बेड पर थी ही नहीं। अब तो दादाजी और बाकी सबके दिल जोरों से धड़कने लगे। कहीं न कहीं उन्हें लगने लगा कि जरूर अरमान ने आस्था को ही गोली मार दी है। धीरे धीरे जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे गए तो उन सबके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज आस्था की थी। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी और वो हिचकियां लेकर रो रही थी। उसने अपने आप को दुपट्टे से ढका हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। जल्दी ही दादाजी उसकी ओर गए और आस्था को जमीन से उठाने लगे। वो प्यार से बोले, बेटा उठो, मैं हूँ दादाजी। आस्था ने जैसे ही अपने पास दादाजी के हाथ को पाया तो वो खुद को शांत करने लगी, लेकिन उसका पूरा शरीर इस वक्त कांप रहा था, जो कि घूंघट में और उसके भारी भरकम लहंगे में भी दिखाई दे रहा था। दादाजी गुस्से से अरमान की ओर मुड़े और बोले, ये क्या बदतमीजी है अरमान? ये क्या किया तूने? तूने बहू को क्यों धमकाया है? अरमान ने बेपरवाह होकर कहा, दादाजी, आपके कहने से मैंने ये शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा भी। आखिर क्यों आपने इस लड़की को मेरे कमरे में भेजा? आपको इसे इस तरह मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। आप शुक्र मनाइए कि मैंने गोली इसके सर में नहीं चलाई। अरमान ने बड़े ही रूड तरीके से ये सब कहा था। तभी सुमित आगे आकर शिकायत करते हुए बोला, ये गलत बात है अरमान ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरमान गुस्से से सुमित की ओर देखकर बोला, सुमित, तुम जरूरत से ज्यादा ज्ञान देने लगे हो। मुझे लगता है कि कल तुम्हें अपने ऑफिस चले जाना चाहिए। काफी समय हो गया है तुम्हें अपने ऑफिस के दर्शन किए हुए। अरमान ने सीधे सुमित की बेइज्जती की तो सुमित ने भी अपना मुंह बना लिया और झल्लाते हुए वहां से चला गया। तब आकाश ने एक और कोशिश करते हुए धीमे लहजे में कहा, लेकिन सुमित ने कुछ गलत थोड़ी कहा है। अरमान, तुम्हें भाभी के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब अरमान को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो आकाश। और किसने कहा है ये लड़की तुम्हारी भाभी है? कोई जरूरत नहीं है इसे भाभी वगैरह कुछ भी कहने की, समझे तुम लोग? जाओ जाकर अपना काम करो। पार्टी कर रहे थे ना तुम सब? चलो जाओ अपनी पार्टी एंजॉय करो, जाओ। ध्रुव हैरानी से सोचने लगा, ये तो पार्टी में था भी नहीं, तो फिर इसे कैसे पता चला कि हम सब पार्टी कर रहे थे? ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए आकाश और आहन से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी दादाजी ने आस्था का हाथ पकड़ा और वो अरमान की ओर देखकर कड़े लहजे में बोले, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। वो आस्था को जल्दी ही बाहर लाकर उसे अब एक गेस्ट रूम में ले गए। वो आस्था को दिलासा देने लगे। अब तक आस्था काफी नॉर्मल हो गई थी। अब दादाजी ने आस्था की ओर देखकर उदास लहजे में कहा, बेटा माफ करना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस वक्त हमारी भी मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था सिचुएशन से निकलने का, इसीलिए हमने तुम्हें मजबूर करके अरमान से शादी करवानी पड़ी। दादाजी की बात सुनकर आस्था के आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर आ गए, क्योंकि इसी डर की वजह से तो आज वो इस शादी के बंधन में बंधकर इस घर में खड़ी थी। दादाजी ने आगे कहा, आज तुम्हारे सिर्फ बेड पर लेटने की वजह से उसने तुम्हारे पर गोली चला दी। अब तुम खुद सोच सकती हो कि जब बात उसकी इज्जत पर आती तो वो किस हद तक जा सकता था। इसीलिए सबकी भलाई के लिए हमें ये फैसला लेना पड़ा। हम जानते हैं हमारे पोते का बर्ताव गलत है, लेकिन हम मजबूर हैं। हम उस वजह को जानते हैं कि जिस वजह से वो ऐसा बन गया है। अब हमें सिर्फ तुमसे उम्मीद है, तुम उसकी हमसफर बनकर सब कुछ ठीक कर सकती हो। एक औरत अपने प्यार से सब कुछ बदल सकती है। हम चाहते हैं तुम अरमान को बदल दो। दादाजी की बात सुनकर आस्था ने सवालिया नजरों से दादाजी की तरफ देखा। दादाजी आगे रौबदार आवाज में बोले, अगर तुम हमारे पोते में बदलाव ला देती हो और उसे अपने परिवार में रहना, हंसना, बोलना सिखा देती हो, तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करवाएंगे और अरमान के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद करेंगे।
जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद नजर आने लगी, क्योंकि अरमान से शादी के बाद से ही वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। आस्था ने जल्दी से पूछा, क्या सच में आप मेरी मदद कर पाएंगे? दादाजी, आप मुझे वो काम करने के लिए कह रहे हैं जो शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। जिस पोते को आप नहीं बदल पाए, उसे मैं कैसे बदल सकती हूँ? तब दादाजी हल्की मुस्कुराहट के साथ आस्था के करीब गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, शायद तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम अपने पोते को ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। उसने सिर्फ हमारी बीमारी की वजह से शादी का वादा किया था, जो उसने पूरा कर दिया। आज के बाद वो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, इसीलिए अब हम उसे कुछ और नहीं कह सकते। लेकिन हमें उम्मीद है तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। आस्था हैरान हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे सब कुछ ठीक करे। उसे तो जिंदगी की ज्यादा कुछ समझ भी नहीं थी। अभी भी उसमें काफी ज्यादा बचपना था, और तो और इस अचानक से हुई शादी से उसके सिर पर मुश्किलें आ गई थी। फिर वो कैसे इस सिचुएशन को संभालेगी? दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बेटा, तुम इस बारे में सोचो और सुबह तक हमें जवाब जरूर देना। अगर तुम्हारी हाँ हुई तो अब से हम सिर्फ वही करेंगे जो तुम कहोगी। अब तुम आराम करो, थक गई होगी। दादाजी वहां से जाने को मुड़े, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आया और रुककर बोले, और बेटा, हम जल्दी से अपने डिजाइनर से कहकर तुम्हारे मुताबिक नए कपड़ों का इंतजाम करवा देंगे। फिलहाल हम अपने साथ तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और तुम्हारा जरूरी सामान लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अपनी बात कहकर दादाजी वहां से निकल गए। आस्था के मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। तभी आस्था की नजर वहां साइड पर पड़े बैग पर गई, जो उसे जाना पहचाना सा लगा। जल्दी से आस्था ने थैला उठा लिया और उसे खोलकर देखने लगी। उसमें बहुत सारे नए कपड़े थे। उसकी आंखों के सामने कुछ दिन पहले का नजारा घूम गया। जब आस्था ने प्रियंका की शादी के बारे में सुना था, तब उसने अपनी नानी से जिद करके अपने लिए 3-4 नए कपड़ों का पीस मंगवा लिया था। आस्था खुशी खुशी सारे नए पीस मनोरमा आंटी के पास लेकर गई, जो उसी गांव की थी, और मनोरमा आंटी ने उसे चहकते हुए देखकर कहा था, ये सारे रंग तो तुम पर बहुत जचेंगे बिटिया, ये बड़े ही प्यारे कपड़े हैं। तब आस्था शर्मा गई थी। मनोरमा आंटी, जो कपड़े सिलने का काम करती थी, जल्दी ही उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए आस्था के लिए बड़े ही प्यारे फ्रॉक सूट्स और चूड़ीदार पैंट सिल दिए थे। तब आस्था बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन आज उन कपड़ों को देखते हुए आस्था की आंखें भर आईं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये कपड़े मैं ऐसे पहनूंगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये कपड़े मामा जी ने यहाँ क्यों भेजे हैं? उन्होंने तो कहा था कि ये शादी सिर्फ 2-3 दिन के लिए है, उसके बाद मेरा इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर उन्होंने मेरे सारे कपड़े यहाँ क्यों भेज दिए? क्या सच में ये शादी सिर्फ 2-3 दिन के लिए थी? क्या आस्था दादाजी की बातों पर कोई फैसला ले पाएगी या यहाँ से भाग जाएगी? क्या होगा उसके सपनों का? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में।